हेलो दोस्तों, आज की स्ट्रेटजी और प्लानिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरे बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मेरा नाम योगेंद्र कुमार है और मैंने IIT BHU से ग्रेजुएशन किया है सिविल इंजीनियरिंग में, और इसके साथ साथ मैं UPPCS 2021 भी सिलेक्टेड हूँ विद रैंक 18th। तो मुझे पता है कि एक चीज़ का बहुत अच्छे से कि आप UPPCS को निकालना चाहते हैं तो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा काम आती है। प्लानिंग इसी एग्जाम के लिए नहीं, कोई भी आप लाइफ में कोई भी काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं तो भी प्लानिंग काम आती है, समझ गया ना। या फिर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो भी प्लानिंग काम आती है, पढ़ाई कर रहे हैं तो भी प्लानिंग काम आती है। तो प्लानिंग हर जगह काम आती है, स्ट्रेटेजी और प्लानिंग हर जगह करना पड़ता है लाइफ में, चाहे कैरियर की बात हो, चाहे पैसे की बात हो, चाहे समझ गए कोई भी काम करना चाहते हैं, एक सिंपल भाषा में बोला जाए, हर जगह प्लानिंग और स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ती है। जैसे मैं बताऊं, मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट में UPPCS क्वालिफाइड किया था तो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा मायने रखती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो आज उसी की बात करेंगे। जो लोग UPPCS 2025 देना चाहते हैं, बहुत से लोग मुझे मैसेज करते थे कि सर 2025 की प्लानिंग बता दीजिए, तो हम 2025 की बात करेंगे। लगभग हमारे पास अभी 12 मंथ हैं। अब 12 मंथ्स को कैसे यूटिलाइज किया जाए, 12 मंथ्स को कोई सही से यूटिलाइज करे तो एक जो साल होती है बहुत बड़ा समय होता है, लेकिन उन्हीं के लिए बड़ा समय होता है जो सही वे से उसको यूटिलाइज करते हैं। ना तो कब 12 मंथ्स किधर इधर उधर निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। जो लोग सीरियस तैयारी करते हैं उन्हें पता भी नहीं चलेगा, सच बताएं तो। जिन लोगों का कुछ नहीं पढ़ा है, बेसिक भी नहीं आता है, वो लोग भी कर सकते हैं UPPCS को 2025 को अच्छे तरीके से दे सकते हैं, लेकिन जैसे बताया जाएगा वैसे करना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन है, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कोई भी किसी भी टॉपर की आप स्टडी सुनो या प्लानिंग सुनो, उसकी नकल नहीं करनी रहती है, समझ गए। कुछ अच्छी बातें आपको इंप्लीमेंट करनी रहती है, क्योंकि आपकी वीकनेस अलग है, आपकी स्ट्रेंथ अलग है, मेरी वीकनेस अलग है, मेरी स्ट्रेंथ अलग है। लेकिन ओवरव्यू जो प्लानिंग का होता है उसमें हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल सकता है। आप उसको इंप्लीमेंट करते हो तो आपको फायदा होगा। ये नहीं कि किसी टॉपर ने बोलना है ऐसे करना है और आपने उसको आंख बंद करके इंप्लीमेंट कर लिया, ऐसा नहीं करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज की जो प्लानिंग है कि हम 12 मंथ्स को कैसे सही से यूटिलाइज करें कि 2025 जो आने वाला है, 2025 का जो एग्जाम आने वाला है UPPCS का, वो हमारा निकल जाए, वो हमारा क्रैक हो जाए। तो उसकी बात करेंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए, सबसे पहले कोई भी पर्सन जो 2025 में देना चाहता है, उसे कुछ नहीं आता, तो पहले एग्जाम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि आप कोई भी सिविल सर्वेंट, कोई भी सिविल सर्विसेज देना चाहते हैं, चाहे UPSC देना चाहते हैं, UPPCS देना चाहते हैं, हम यहाँ UPPCS की बात कर रहे हैं। तो यहाँ UPPCS आप देना चाहते हो तो UPPCS एग्जाम में भी आप देखोगे भाई 3 चरण होते हैं। 3 चरण कौन कौन से हैं? एक तो प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स हो गया, दूसरा क्या हो गया, मेंस हो गया। मेंस की पढ़ाई करनी है आपको, जिसमें रिटर्न होता है, रिटर्न होता है। इसमें कई पेपर होते हैं, आपको यह भी पता होने चाहिए। इसमें हिंदी का एक पेपर होता है, हिंदी का 150 मार्क्स का, फिर एक ऐसे का होता है 150 मार्क्स का, फिर क्या होता है, फिर GS 1 ऐसे करके, फिर 2, 3, 4, 5, 6 इतने पेपर होते हैं। फिर आप देखोगे और क्या होता है, फिर ये बाद में लास्ट में जो अंतिम चरण होता है वो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में लगभग 100 मार्क्स का ये। तो ये देखेंगे, ये 3 चरण हैं। आपने प्रीलिम्स निकलेंगे, सबसे बड़ी जो भीड़ यहीं से निकलती है। लगभग 6 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, 6 लाख में से 10,000 लोग सेलेक्ट करे जाते हैं कि 10,000 या जो भी डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी है। फिर ये वो मेंस लिखेंगे, मेंस में कुछ सेलेक्ट होंगे, फिर वो इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू में कुछ फाइनल लोग सेलेक्ट होंगे और उनकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी। तो ये पता बेसिक होना चाहिए। कोई भी पर्सन एग्जाम देने जा रहा है तो बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि भाई हम जो एग्जाम देने जा रहे हैं UPPCS की, वो है क्या एग्जाम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छे से। हमारे पास क्या है, 12 मंथ्स, 12 मंथ्स हैं। और जिसने मान लीजिए बस ग्रेजुएशन किया है और वो चाहता है कि UPPCS 2025 दिया जाए, UPPCS 2025 दिया जाए, तो किस प्लानिंग के साथ दिया जाए, ये उसको पता करना है। ये सिंपल पता करना है। तो कैसे करना है मैं बताऊं। मैंने 1 साल बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, और 1 साल वो ऐसी होती है कि जो पर्सन पहली बार तैयारी करता है, जो लोग सच में जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछना, जब हम पहली बार UPSC की तैयारी करते हैं या UPPCS की तैयारी करते हैं तो हमारे पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। हम 12-12, 13-13 घंटे पढ़ते हैं। जैसे ही 1 साल हो जाता है, किताबें वही बार बार पढ़नी पड़ती हैं, फिर हमें इतनी एनर्जी नहीं रहती है। तो इसलिए हम सभी को एक सजेशन देते हैं कि आज आपने UPPCS की तैयारी की और पहली साल है, तो उस एनर्जी का सही से फायदा उठाया जाए। बहुत अच्छे से 10 से 12 घंटे पढ़ो लगातार,
मैं अपना बताता हूं, जब मैंने किया था तो मैं स्टार्टअप में काम कर रहा था, खुद का स्टार्टअप था, वो फेल हो गया। तो फिर क्या हुआ कि नहीं यार अब तो लाइफ में करना है। मैंने लगभग आप समझ सकते हो 2 महीने लगातार 15 से 16 घंटा पढ़ाई की थी, ये रिकॉर्ड था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा, वो कब 15 से 15 घंटे कब 10 घंटे में बदल जाएंगे, फिर वही रहता है 7 8 8 10 7 8। तो मिनिमम आपके 8 घंटे तो पढ़ाई होनी चाहिए पर डे, तभी 1 साल में हो सकता है। 8 घंटे से कम करोगे तो दिक्कतें हो सकती है। हाँ, एक्सेप्शंस भी होते हैं भाई, वो उन एक्सेप्शंस की बात मत करो, उनका अलग कुछ होता है। हर कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता, हर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो सकता। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं, जो एक बेचारे इसकी एक IQ लेवल बहुत नॉर्मल है और नॉर्मल उसने कॉलेज से पढ़ाई की है। तो मेहनत करोगे तो मेहनत ही है जो सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखो पहले हम मान लेते हैं कोई भी पर्सन तैयारी करने जा रहा है तो उसको क्या करना है, सबसे पहले लगभग 10 दिन क्या करना है, 10 दिन उसको सबसे पहले उसको कुछ नहीं आता है। 10 डेज की हम बात करें, 10 डेज की बात करें तो 10 डेज उसको कुछ नहीं करना है। 10 डेज वो क्या करना है, उसको सिलेबस को डाउनलोड करना है, सिलेबस को देखना है, जो रिसर्च करना है गूगल करे, यूट्यूब पर जाए, जो करे, लेकिन उसको सिलेबस को डाउनलोड करके देखना है कि भाई साहब प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है, मेंस में क्या पूछा जाता है। सिलेबस उसकी टेबल पर होना चाहिए। कहने का मतलब हम ये 10 दिन आपको दे रहे हैं रिसर्च करने के लिए। यूट्यूब पर रिसर्च करो, गूगल पर रिसर्च करो, और क्या इसमें रिसर्च करना है। 10 डेज में ये भी रिसर्च होना चाहिए कि भाई साहब जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है PYQ, वो प्रीलिम्स की हम बात करें, प्रीलिम्स से कम 4 से 5 साल के आपको पेपर उठा के देखना है, बस सरसरी निगाह से कि क्या क्या पूछा जाता है। बस आपको कुछ नहीं आता, बस देखना है। तो आप देखोगे कि यार इस पेपर में तो विश्व के डेजर्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है, विश्व के माउंटेन्स के बारे में पूछा जा रहा है, हिस्ट्री में भी कुछ पूछा है, बस आप एक बार देखना है। ऐसे ही क्या मेंस के भी पेपर आपको 4 से 5 साल के देख लेना है, PYQ हर GS1 के, GS2 के, ऐसे के जो भी है, या हिंदी के देखना है। जस्ट 10 दिन आपको केवल रिसर्च करने में देना है, और 1-2 टॉपर को सुनना है तो सुन सकते हो, ना तो बस इनको देखना है। ये आप कर लोगे तो आपको ये पता चलेगा कि सिलेबस में क्या है, कितना बड़ा सिलेबस है। और समझ गए सिलेबस क्यों जानना जरूरी है। सिलेबस होता क्या है कि 50% लोग तैयारी करते हैं, सच बताएं उनको ये नहीं पता कि हमारा सिलेबस क्या है। और जब जिस पर्सन को सिलेबस नहीं पता रहता है तो उसकी हालत पता कैसे है। आप देखो फुटबॉल का मैच हो रहा है, फुटबॉल का गेम हो रहा है, और फुटबॉल का गेम हो रहा है उसमें गोल पोस्ट नहीं है जहां गोल मारा जाता है, तो क्या होगा, प्लेयर भाई उस गेंद को इधर से उधर भगाते रहेंगे, भागते रहो शाम तक, उसका कोई रिजल्ट निकलेगा, कौन जीता कौन हारा नहीं। तो सिलेबस नहीं रखोगे तो आपकी भी हालत वैसी हो जाएगी कि हम फुटबॉल तो खेल रहे हैं उसमें गोल पोस्ट नहीं है, बस इधर उधर भागे जा रहे हैं। तो सिलेबस आपको डायरेक्शन देता है, बताता है कि भैया किस डायरेक्शन में आपको पढ़ाई करनी है, आपने कौन सा पॉइंट छोड़ दिया है। तो सिलेबस का एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, और वो हमेशा आपके पूरे साल तक, ये सिलेबस आपके पूरे लगभग 12th मंथ तक आपके साथ चलेगा कि नहीं आपने ये पढ़ लिया, आपने ये छोड़ दिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ऐसे करके। तो ये 10 दिन ये हो गए। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास लगभग बच्चे कितने, अब बच्चे 2 महीना 2 मंथ्स की बात करते हैं, 2 महीना 20 दिन, 2 महीना 20 दिन की बात करते हैं, 2 महीना 20 दिन की बात करते हैं। इसमें आपको करना क्या है, NCERT खत्म करनी है, लिख लो आप अच्छे से, NCERT खत्म करनी है। वो NCERT क्या है बताते हैं। ये आप देखो 3 महीना हो गए टोटल, अभी हम टाइम इसको मिलाएंगे, टोटल 12 मंथ हम इसको काउंट करेंगे कैसे करना है, और प्लानिंग बहुत अच्छी सिंपल प्लानिंग है। ठीक है, आपको 2 मंथ्स 20 डेज में आपको NCERT खत्म करना है। अब वो NCERT क्या है, हिस्ट्री की जो NCERT है वो आपको बता दे रहा हूं। अब ये मत बोलना कि ओल्ड या न्यू, जो लगे, न्यू जो प्रेजेंट है मार्केट में वही पढ़नी है। हिस्ट्री की जो है लगभग 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक पढ़ना है, 12th क्लास तक पढ़ना है। हर बुक को पढ़ना है अच्छे से, जो आपको अच्छा लगता है एक बार पढ़ना है, समझना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, अपनी समझ बढ़ानी है कि भाई हिस्ट्री में होता क्या है। तो ये पढ़ोगे तो आपकी समझ ऑटोमेटिक बढ़ेगी। पहली ये पढ़नी है, ठीक है, एक ये हो गया। बी दूसरा है वो जियोग्राफी पढ़नी है। जियोग्राफी कहां से कहां पढ़नी है, और ये नहीं वीडियो नहीं देखना है किसी का, आपको पढ़ना है। देखो आप किसी की वीडियो देखते हो तो वो समरी जो होती है वो उसके अकॉर्डिंग होती है, उसको जो अच्छा लग रहा था, हो सकता है बोले ये तो सरल है, लेकिन हो सकता है वो आपके अकॉर्डिंग कठिन हो, तो आप छोड़ सकते हो, छोड़ना नहीं है। तो आपको NCERT पढ़नी है, खुद की बुक पढ़नी है। तो जियोग्राफी जो पढ़नी है वो 6 क्लास से लेके ये भी 12th क्लास तक आपको पढ़नी है, 12th क्लास तक पढ़नी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही आपको क्या करना है, पॉलिटी जो पढ़नी है, पॉलिटी भी आपको जो पढ़नी है, पॉलिटी वो लेवल 9 से लेके
12th तक पढ़नी है, 9 से लेके 12 तक। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा दे कि इंडिया की जो पॉलिटी है, इंडिया की जो पॉलिटिक्स है कैसे करती है, हमारा पार्लियामेंट कैसे काम करता है, हमारे पार्लियामेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, सब यहां से बेसिक पता चल जाएगा। डी जो बात है वो इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। इकोनॉमी कहां से कहां तक पढ़ना है? इकोनॉमी की बात करें तो ये भी 9 से लेके 12 तक पढ़नी है ये भी। लेकिन इसमें एक चीज छोड़ देना है, इसमें मैक्रो पढ़ना है, मैक्रो, माइक्रो नहीं पढ़ना है। जिसमें ग्राफ होते हैं, माइक्रो नहीं पढ़ना है। जो बहुत कहते हैं एकदम स्मॉलर लेवल पर इकोनॉमी को पढ़ते हैं, जिसमें ग्राफ खींचते हैं, नहीं, हमको जो मैक्रो पढ़ना है, जिसमें इंडिया की जीडीपी के बारे में बात होगी, जिसमें इन्फ्लेशन के बारे में बात होगी, जिसमें फिजिकल पॉलिसी के बारे में बात होगी। तो ये आपको समझ सकते हो 2 मंथ्स 20 डेज, समझ गए? 2 महीना 20 दिन में खत्म करना है और ये बहुत आसान है, सही से करोगे कर सकते हो। हमने 1 महीना में खत्म किया था इनको। आप शॉक्ड हो जाओ, कितनी बुक्स हमें नहीं पता, लेकिन किया था, लग गए थे। जब 12-13 घंटे पढ़ोगे ना तो बहुत आसान है, एक दिन में एक एनसीईआरटी खत्म कर सकते हो। 6 से बहुत छोटी छोटी एनसीईआरटी होती है, मजा भी आया करे, ये खत्म होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये खत्म कर लोगे। अब इसके बाद क्या करना है? आप जब ये कर लोगे, इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको करना है कि जो अगला जो टर्म हमने अभी बताया, अभी क्या हमने बताया आपको? एक पॉइंट ये बताया, दूसरा पॉइंट यहां बता दिया, दूसरा लिख लेते हैं यहां पर। दूसरा पॉइंट ये था, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको क्या करना है? तीसरे पॉइंट की बात बता रहे हैं। थर्ड पॉइंट आपको क्या करना है? थर्ड पॉइंट, आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं वो बहुत जरूरी हैं। स्टैंडर्ड बुक्स में जैसे हम हिस्ट्री की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तो ये इसके लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है। स्पेक्ट्रम पढ़ना है आपको। और इसके साथ साथ क्या पढ़ना है? लक्ष्मीकांत पढ़ना है पॉलिटी के लिए। लक्ष्मीकांत, ये तो छोड़ ही नहीं सकते, लक्ष्मीकांत पढ़ना है पॉलिटी के लिए, इसको पढ़ना ही है, ठीक है। और क्या है? और देखोगे एक एनसीईआरटी है तमिलनाडु की, एंशिएंट हिस्ट्री की, तमिलनाडु की एनसीईआरटी है। तमिलनाडु की एनसीईआरटी है 12th की, 11th की है शायद, 11th की। उसमें एंशिएंट हिस्ट्री दी है, एंशिएंट हिस्ट्री, और मेडिएवल का थोड़ा थोड़ा पार्ट दिया है, एंशिएंट हिस्ट्री। ये आपको खत्म करनी है। ये 3 बुक हैं और इन 3 बुक को मैं जो टाइम दे रहा हूं, इन 3 बुक को मैं टाइम दे रहा हूं 2 मंथ्स। लगभग 2 महीना आपको पढ़ना है, 2 महीने में खत्म करनी है। बहुत अच्छे से पढ़ो, आसानी से पढ़ो। और इसके साथ साथ क्या पैरेलल चलना पड़ेगा, साथ साथ टाइम निकाल के आपको पैरेलली स्टार्ट कर देना है कोई न्यूज़पेपर। देखो, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है। न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा हम उसकी बात करेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपकी समझ बढ़ती है। कोई मान लीजिए आज कोई इशू निकला है कि भाई यूक्रेन और रसिया में युद्ध हो रहा है, तो इंडिया पर क्या असर पड़ेगा। तो उसमें बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा अच्छे स्कॉलर होते हैं, इनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो अपने व्यूज को रखते हैं, अपनी उस पर व्यूज देते हैं कि इंडिया पर क्या असर पड़ेगा, कि नहीं यहाँ पर महंगाई हो जाएगी तो कैसे हो जाएगी। या कोई मान लीजिए कोई एग्रीमेंट हुआ है, मान लो यूएई में या इंडिया में, समझ गए, सेपा हुआ है मान लीजिए, अभी समझ गए, कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होते रहते हैं, तो उसका क्या असर पड़ेगा। समझ गए, मोदी जी ने कोई मंदिर बनवाया है यूएई में, तो क्या इसका इंपैक्ट है, मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी क्या है, तो आपको उस पर व्यूज पता चलते हैं। अब वो कैसे व्यूज देते हैं, पॉजिटिव व्यूज में बात रखते हैं, नेगेटिव रखते हैं। जब आप अखबार पढ़ते हो तो आपकी आंसर राइटिंग लिखने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होती है। आप कोई क्वेश्चन प्रेजेंट का पूछा जाता है तो आप उस पर अपने अच्छे से व्यूज लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा एज है, बहुत ज्यादा आपके जो मेंस के एग्जाम को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। लेकिन होता क्या है, यूपीपीसीएस में लोग नहीं पढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, आराम से कोई 2 महीने पहले कोई वो आएगी, एक बुक आएगी करंट की, और वहां से हम कवर कर लोगे, प्रीलिम्स निकल आएगा। लेकिन मेंस बेहतर करना तो आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो। जैसे मैं बताऊं, इंग्लिश वालों के लिए क्या करें, इंग्लिश वाले हिंदू को पढ़ सकते हैं, द हिंदू को पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा पेपर है। और हिंदी वाले क्या करें, कोई मैगजीन पढ़ें, हिंदू वाले, चाहे पीडब्ल्यू की मंथन मैगजीन है उसको पढ़ें, या कोई भी और अच्छी लगती है उसको पढ़ें। इससे क्या आपको पैरेलली पता चलेगा, क्योंकि आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया आपने, स्टैंडर्ड बुक के साथ साथ आपको समझ बढ़ना स्टार्ट हो गई है। समझ तो आपकी फाउंडेशन एनसीईआरटी ने बना दी। अब आपको समझ में आएगा कि न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल यूज किया तो आप उसको समझ सकते हैं कि आप पैरेलली क्या पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल 17 की बात की है। अच्छा, अनटचेबिलिटी इंडिया में है तो गलत बात है। हमारा जो
कॉन्स्टिट्यूशन है वो मना करता है। तो वो चीजें आपको समझ में आएंगी, अच्छा ऐसे ऐसे बात है। या दूसरी चीजें बात है कि यूनाइटेड नेशंस में क्या बोला गया है, क्या क्या राइट्स दिए गए हैं ह्यूमन के लिए, हर ह्यूमंस बराबर है, तो किसी को हम अनटचेबिलिटी प्रमोट नहीं कर सकते। वो जो आइडियाज आते हैं वो आपके आइडियाज आते हैं पेपर पढ़ने से। और कोई हिंदी का अच्छा पेपर तो हिंदी वाला आप पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, इंग्लिश वाले हिंदू को पढ़ना स्टार्ट कर दे, द हिंदू को। ये क्लियर हुआ, ये आपको पैरेलली चलेगा। मींस आप जो 3 महीने तक आपने कुछ नहीं केवल एनसीईआरटी पढ़ी, पैरेलली नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना स्टार्ट हुई, अब आपको पैरेलली अखबार पढ़ना है। वो आपकी समझ को बढ़ाएगा, आपकी सोच को बढ़ाएगा, आपके मेंस के आंसर राइटिंग में लिखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ये आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये हुआ। तो ये 2 मंथ हमने यहां दे दिए। अब इसके बाद क्या करना है, जो चौथा पॉइंट है ये बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट क्या है कि यूपीपीसीएस के लिए ये बहुत जरूरी है। यूपीपीसीएस के लिए हमें क्या करना है, पी बाई क्यू की बुक होती है, पी बाई क्यू की बुक होती है, जो प्रीलिम्स ज्यादा होता है, और उसमें क्या होते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस रहते हैं। मेंस के तो ठीक है एक जगह पेपर मिल जाता है, प्रीलिम्स कट होता है। जब हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो उसी में मेंस की भी तैयारी हो जाती है, कुछ फैक्ट्स पता चल जाते हैं। तो पीवाईक्यू आपको कवर करने, उसकी बुक्स हैं, वो क्या है, उसकी बुक्स लिख सकते हैं, पीवाईक्यू बुक्स हैं। पीवाईक्यू की बुक्स कौन कौन सी हैं वो आपको बताते हैं। पीवाईक्यू बुक्स क्या है, उसमें आप ले सकते हो, हिस्ट्री की ले सकते हो। हिस्ट्री के किसकी ले सकते हो, हिस्ट्री जैसे पीडब्ल्यू की बुक है, पीडब्ल्यू ने क्या किया है, जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हिस्ट्री के वो आप ले सकते हो पीडब्ल्यू का, या घटना चक्र का ले सकते हो पूर्वावलोकन, या घटना चक्र का ले सकते हो पूर्वावलोकन। ठीक है, या पीडब्ल्यू का ही बहुत है। बस ये घटना चक्र ने क्या किया है, घटना चक्र ने उसमें एमपी का भी है, राजस्थान का भी है, एआरओ का भी है, सब एग्जाम को ऐड कर दिया है। लेकिन पीडब्ल्यू ने बहुत अच्छा किया कि केवल यूपीपीसीएस के जो क्वेश्चंस पूछे गए उन्हीं को उन्होंने ऐड किया है, तो आप ये ले सकते हो। दूसरा क्या, हिस्ट्री का हो गया, एक हो गया हिस्ट्री का हो गया, दूसरा जियोग्राफी का हो गया, ये भी आपको लेना है जियोग्राफी का। ठीक है, ये भी आपको लेना है, तो पीडब्ल्यू या फिर घटना चक्र। ऐसे किसका लेना है, जियोग्राफी का, बेसिक साइंस का लेना है, बहुत जरूरी है। बेसिक साइंस का हो गया, बेसिक साइंस का हो गया, इसको भी आपको लगाना है। घटना चक्र या पीडब्ल्यू का ले लो। फिर चौथा हो गया इकोलॉजी का, इकोलॉजी का आपको लगाना है, इकोलॉजी का ये भी आप लगा सकते हो। फिर 5 हो गया इकोनॉमी का, लगा ले सकते हो, इकोनॉमी का पीवाईक्यू ये हो गया। पॉलिटी का लेना तो पॉलिटी का ले सकते हो, ना तो लक्ष्मीकांत से हो जाता है, पॉलिटी का भी ले सकते हो, पॉलिटी का भी ले सकते हो, पीडब्ल्यू का। तो ये अब इसको हमने जो टाइम दिया है 3 मंथ दिए हैं, 3 मंथ्स दिए हैं, 3 मंथ्स, समझ गए। 3 मंथ्स हमने आपको दिया है, आपको यहां पर करना है, समझ गए। 3 मंथ्स दिए हैं, 8 महीने आप यहां पहुंच गए। अब आप क्या करोगे, हमने ये जो बताया उन्हीं महीनों में होना चाहिए, और ये बहुत आसान है। देखो कितनी 1 2 3 4 5 6 बुक हुई। एक बुक को 15 दिन में आसानी से कोई पर्सन पढ़ रहा है लगातार, आसानी से 15 दिन में खत्म कर सकता है। 15 दिन बहुत होते हैं, 15 दिन में एक पर्सन एक दिन में 40 पेज पढ़ता है, बहुत फोकस आसानी से पढ़ सकता है। तो एक बुक के 600 पेज खत्म कर देगा, समझ गया ना। तो 600 पेज होते भी नहीं है, किसी में 500 है, किसी में 600 है, किसी में 350 है, हिस्ट्री और जियोग्राफी में ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये आसानी से किया जा सकता है, लेकिन तभी किया जा सकता है जब हम डिसिप्लिन में पढ़ेंगे, अनुशासित होकर पढ़ेंगे, समझ गए। तो ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या करते हैं, 5th हम पॉइंट बताते हैं। 5th पॉइंट में क्या करना, अगले 2 मंथ में क्या करना। अभी तक हमने क्या किया था, प्रीलिम्स की अच्छे से हमारी तैयारी हो गई। 2 मंथ्स जो हमारे बच्चे हैं उसमें क्या करना है, हमें जो मेंस का सिलेबस उठाना है, मेंस का सिलेबस उठाना है, और उसको क्या करना है, उसके नोट्स बनाने 2 महीने में। 2 महीने में आपको नोट्स बनाने अच्छे से, क्योंकि आपने पढ़ लिया है, आपने स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ लिए हैं, तो सिलेबस का एक पॉइंट उठाओ। जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी है वहां से कोई अच्छा मिले वहां से कर लो, आप कहीं कोचिंग कर रहे हो वहां से कोई अच्छा पॉइंट मिला, एक सिलेबस का एक पॉइंट के नोट्स एक जगह बना लेने हैं। मेंस के सिलेबस के नोट्स बना लेने हैं, 2 महीने एनफ होते हैं। आप GS1 का पेपर उठाओ, GS2 का उठाओ, हिंदी का उठाओ, या फिर ऐसे का उठाओ, जो भी है, या फिर हम बात करें यूपी की स्पेशल बुक का, ये 2 महीने में लग जाओ। ये 2 महीने बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं इस वाले 2 मंथ में, 2 मंथ में, लेकिन लगना पड़ेगा, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब होगा। ये आसान नहीं है, आपको करना है 12 महीने में, तो फिर तभी यही होगा स्ट्रिक्ट वे में। जब ये हम कर लेंगे, मेंस के सिलेबस के हमने नोट्स बना लिए, जब कैसे काम आएंगे आपको पता है। अब हमारे पास देखोगे टाइम कितना हो गया, टाइम हम देख लेते हैं एक बार, टाइम हमारे पास कितना हो गया, आपको देखते हैं कि हमारे पास टाइम कितना हुआ है। टाइम में याद देखोगे आप तो आपको समझ में आएगा, यहां से देख सकते हैं। देखो हमारे पास टाइम कितना हो गया, हमारे पास इसको देखेंगे, इसको ऐड करेंगे दोनों चीजों को, तो 3 मंथ्स हमारे यहां हो गए, 3 मंथ्स यहां हो गए। ठीक है, 3 महीने यहां हो गए। अगला कितना हो गया,
2 मंथ ये हो गए 5 हो गए, और 5 और 3 कितने 8 मंथ हो गए, और 8 और 2 कितने हो गए 10 मंथ हो गए। 10 मंथ हमने कवर कर लिए। अब आने जा रहा है प्रीलिम्स। अब हमारे पास 2 महीना बचा है। इस 6 पॉइंट में हम क्या करते हैं, प्रीलिम्स के लिए एकदम फोकस हो जाते हैं, और प्रीलिम्स के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हैं। फिर टेस्ट सीरीज और रिवीजन, टेस्ट सीरीज और रिवीजन लगाते हैं, टेस्ट सीरीज एंड रिवीजन। अब टेस्ट सीरीज में क्या, कोई भी आपको अच्छा लगे, पीडब्ल्यू का या दूसरी कोचिंग का, जो अच्छा लगे उसको करो। टेस्ट सीरीज में क्या है, 15 जीएस का पेपर के लिए, 15 जो जीएस जनरल स्टडी का पेपर है उसके लिए लगाते हैं, 5 सीसेट का लगा लो, ठीक है, और रिवीजन साथ में करो। और यहां से पता चलेगा कि हमारा क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो गया। हमारे पास जब हमारा प्रीलिम्स निकल आएगा, जब ये प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा, हमने 2 महीने यहां लगातार पढ़ाई किया, यहां देखोगे 2 मंथ यहां पर और 2 मंथ यहां पर, टोटल हो गए हमारे पास 12 महीने। और हम जा रहे हैं पढ़ाई करके, जो हमने 12 महीने तैयारी की थी, बहुत मेहनत की थी, अब हम 12 महीने की जो पढ़ाई की है, जो मेहनत की है, प्रीलिम्स देने जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज लगा के जा रहा है। टेस्ट सीरीज में कितना आया है, टेस्ट सीरीज आपको ये सिखाता है कि भाई साहब इनकरेक्ट सेंटेंस कैसे पढ़ रहे हो। ऐसा तो नहीं कि सेंटेंस में पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ और हम करेक्ट लगा दे रहे हो। टेस्ट सीरीज से सीखते हैं। टेस्ट सीरीज हमें ये सिखाती है कि आप प्रेशर झेल पा रहे हो कि नहीं झेल पा रहे हो। टेस्ट सीरीज आपको ये सिखाती है कि आप सही से स्टेटमेंट पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। टेस्ट सीरीज ये सिखाती है कि 2 घंटे में आप पेपर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो टेस्ट सीरीज भी बहुत जरूरी रहती है, समझ गए। जब ये लगा लोगे और आपका प्रीलिम्स हो जाता है, तो फिर आपको 3 महीने और मिलते हैं। क्यों, प्रीलिम्स हो गया तो 3 महीने बाद होता है मेंस। उन 3 महीने में कुछ नहीं करना है। उन 3 महीने में जो आपने मेंस का सिलेबस किया था, वो 3 महीने फिर यहां पर रिवीजन लिखते हैं, फिर यहां पर उसकी मेंस की टेस्ट सीरीज लगाते हैं और रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने में आपको 3 महीने बहुत आसानी रहती है, क्योंकि आपने क्या किया है, नोट्स बना लिए हैं। और होता क्या है कि सबसे बड़ी मिस्टेक लोग यही करते हैं, ये नोट्स नहीं बनाते हैं। उनका नहीं होता, फिर भाई साहब मिस्टेक यही करते हैं लोग। नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, मेंस के नोट्स बनाना पड़ेगा। तो भाई साहब मेंस के नोट्स बनाने पड़ेंगे। जो जैसे प्रीलिम्स होता है, तुरंत यहां पर जो आपने मेंस के नोट्स बनाए हैं उन पर हम लगना स्टार्ट कर देते हैं, मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं, और कोई मेंस की टेस्ट सीरीज जोन कर लेते हैं और लिख के देखते हैं कि 3 घंटे में हम लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। 20 क्वेश्चन लिख रहे हैं तो कितने मार्क्स मिल रहे हैं, तो वो एनालिसिस होता है, और इस बेस से आप लिखने जाओगे, अच्छे तरीके से लिखने जाओ, सिलेक्शन जरूर होगा। तो हमने 12 महीने जो आपको सही बेसिक प्लानिंग बताई है अच्छे तरीके से, और कोई सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, सच बता रहे हैं। लोग मोटिवेशन देते हैं कि ये कर लो वो कर लो। मोटिवेशन, सबसे बड़ा मोटिवेशन जो होता है आपके अंदर का मोटिवेशन होता है। आप क्यों पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं, वो आप रीजन ढूंढो, समझ गए। जब वो अंदर का रीजन पता होगा तो आप पढ़ाई पर डे 8 से 10 घंटे आराम से कर लोगे। और यही है जो मेहनत है, जो सिलेक्शन दिलाती है, समझ गए। मेहनत है जो आपको सिलेक्शन दिलाती है, और तो चीजें इधर उधर चलती रहती हैं। तो जो 12 महीने की हमने तैयारी बताई है, 12 महीने को एक सिस्टमेटिक वे के तोड़ के हमने बताया है, उसको आपको इंप्लीमेंट करना है, समझ गए। करंट साथ साथ आपका चलेगा, जैसे हमने आपको बताया हिंदू पढ़ो, जो भी पढ़ो वो पैरेलल ही चलता है। और कुछ अच्छा लगता है, जैसे बोर हो जाते हो बीच में नहीं पढ़ पाते हो, तो यूट्यूब पर कोई आधा घंटा दो, पर डे आधा घंटा दो, जिससे पता चलेगा। कोई भी कोचिंग, पीडब्ल्यू का कोई, यूपीपीएससी वाला पर कोई अच्छा कंटेंट है, दूसरी जगह कोई अच्छा है, देखो, जहां से अच्छा लगे देखो, बस उसको सीखो, एक्सप्लोर करो अपनी नॉलेज को। और एक चीज और बताते हैं, जब आप तैयारी करते हो, जब बोर हो जाते हो, तो गूगल भी करना स्टार्ट करो। जैसे मन में आया, जब पेपर देखोगे तो ये पता चलेगा कि नहीं भाई साहब कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि डिजर्ट्स पूछे जा रहे हैं बर्ड के, तो गूगल कर लो कि भाई बर्ड के डिजर्ट्स कौन से हैं, मैप उसके सर्च कर लो, समझ गए। कौन कौन सी लेक्स हैं पता कर लो, कौन कौन से प्लेटू हैं पता कर लो। तो इससे क्या पता रहता है, साथ साथ देखते रहते हो डेली कंटिन्यूअस, तो आपको इतनी नॉलेज हो जाती है, तुरंत निकाल लो, और ये आपके बहुत काम आता है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और सबसे बड़ी जो शक्ति होती है, चाहे पर्सन कितना भी इंटेलिजेंट हो, वो मेहनत नहीं कर रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन आपके पास थोड़ी सी भी नॉलेज, थोड़ी सी भी दिमाग दिया है भगवान, और मेहनत कर रहे हो, तो उस दिमाग को भी तेज कर सकते हो, समझ गया ना। लास्ट में हम बोलते हैं, जो हमारा सबसे फेमस डायलॉग होता है, कि जिंदगी का सत्य भाई साहब मौत, और आपके सिलेक्शन का सत्य पता है क्या, वो किताबें और पढ़ाई। तो भाई साहब पढ़ाई कीजिए मेहनत से, और तो सब भ्रम है, लोग कुछ भी बोलेंगे, ये कर लो वो कर लो, उसमें नहीं फंसना है। किताबें और पढ़ाई, किताबें और पढ़ाई, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा। बाय बाय, टेक केयर।